स्टेप्स इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और जब भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेपरेट होता है तो दोनों जो स्ट्रैंड्स जो सेपरेट हुए हैं उनके आगे एक एक बिल्कुल वैसे नया स्ट्रैंड बन जाता है, जिससे हम कहते हैं कि एक पहले जो स्ट्रैंड सेपरेट हुए थे वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड था और उसके आगे नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया है। और एक डीएनए से इस तरह से दो डॉटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो इंटैक्ट रहते हैं, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि उन्हीं पेरेंटल स्ट्रैंड के आगे ही एक एक नया स्ट्रैंड बनता है और दो डीएनएस बन जाते हैं। पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो कि हमें ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो स्ट्रैंड का बनना होता है उसके लिए चाहिए होता है बनाने के लिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सेपरेशन होती कैसे है? सबसे पहले ये होता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसने रेप्लिकेट करना है ना, वो पहले उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक थोड़ी सी जगह पे ज़रूर सेपरेट हो, फिर ही उस पर पॉलीमरेज एक्ट करेगा और रेप्लिकेशन हो सके। क्योंकि पॉलीमरेज जो एंजाइम है ना, वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकता है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को नहीं यूज़ कर सकता। इसलिए डीएनए को दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास के डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ना, वो एक सिंगल यूनिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, वहीं से शुरू होती है और उसको हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और उस सीक्वेंस को हम कहते हैं कंसेंसस सीक्वेंस। क्योंकि ये जो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, वो हर जगह पे एक ही होता है और यहाँ पे शॉर्ट 80 सेगमेंट्स होते हैं। यूकेरियोट्स में जो रेप्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल साइट्स पे होती है डीएनए हेलिक्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही जगह से होती है रेप्लिकेशन। उसके बाद रेप्लिकेशन फॉर्क की फॉर्मेशन कैसे होगी? जब दो स्टैंड्स अलग-अलग होंगे और सेपरेट होंगे ना, तो इस तरह से एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाएगा। ये है हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। मतलब यूँ दो स्टैंड सेपरेट हुए हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करेगा और स्टैंड सेपरेट होंगे। और उसके बाद ये एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हमारे पास चाहिए होती हैं डीएनए सिंथेसिस के लिए। तो उन प्रोटीन्स में देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास डीएनए ए प्रोटीन होती है। उसने क्या करना है, डीएनए ए प्रोटीन ने रेप्लिकेशन को स्टार्ट करना है। उसने डीएनए पे ही ना एक ये डीएनए ए बॉक्सेस यूँ पड़े हुए होती हैं, ठीक है। डीएनए ए प्रोटीन ने आना है और यहाँ पे डीएनए ए बॉक्सेस के साथ ना लग जाना है। तो जब वो यहाँ पे बाइंड करेगी ना, तो यहाँ पे 80 रीथ सेगमेंट्स जो होंगे ना वो मेल्ट कर जाएंगे और मेल्टिंग की वजह से ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ना वो थोड़ी सी जगह पे सेपरेट हो जाएंगे। तो मेन यही है कि डीएनए ए प्रोटीन ने क्या करवाना है, मेल्ट करवाना है और सेपरेशन करवानी है स्ट्रैंड्स की और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाना है। अब डीएनए हेलिक्स का क्या काम है? अब जब रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरह से बन गया है तो यहाँ पे एक डीएनए हेलिकेज एंजाइम होगा जो यहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क पे ना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे रेप्लिकेशन फॉर्क के पास आके लगेगा और ये आगे की तरफ मूव करेगा और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अभी यहाँ पे है ना, उसको ये आहिस्ता आहिस्ता खोलेगा और सिंगल स्ट्रैंडेड करेगा। मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को इसने सेपरेट करना है और इसको काम करने के लिए यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज होता है, इसको एटीपी चाहिए होता है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स आ जाती हैं। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स ने क्या करना है, इन्होंने दो काम करने हैं। वो दो काम क्या है कि इन्होंने एक तो दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा रखने में मदद करनी है ताकि पॉलीमरेज आके एक्ट कर सके, और दूसरा इन्होंने ये करना है कि इन्होंने प्रिवेंट करना है कि न्यूक्लिएजेस जो एक एंजाइम्स होते हैं ना, उन्होंने डीएनए को डिग्रेड करना होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि न्यूक्लिएज आके इसको डिग्रेड ना कर सकें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ये काम है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स का। तो कौन कौन सी हमारे पास होगी, एक डीएनए ए प्रोटीन होगी, एक डीएनए हेलिकेजेस हो गई और दूसरी हमारे पास तीसरी हो गई सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। एक ने मेल्ट करवाया, स्ट्रैंड सेपरेट करवाया, डीएनए हेलिकेजेस ने भी स्ट्रैंड को आगे से आके खोला रेप्लिकेशन फॉर्क पे लगने के बाद, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको खोला रखने में मदद की बाद में। उसके बाद पॉलीमरेज आ जाते हैं जो कि डिग्रेड होने से प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि जब दोनों स्टैंड्स यूँ सेपरेट हो रहे होते हैं ना, जैसे ये स्टैंड है क्योंकि ये सेपरेट होंगे तो इस तरफ को ना पॉजिटिव सुपर कॉइल्स हो जाएंगी और दूसरी तरफ बिहाइंड जो है नेगेटिव सुपर कॉइल्स बन जाएंगी। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कॉइल्स बन जाएंगी तो इनको किसी ने आके फिर ख़त्म भी करना है, तो कौन आएगा, डीएनए टोपो आइसोमरेजिस एक एंजाइम है जो कि इन सुपर कॉइल्स को फिर रिमूव करेगा आके। वो कैसे करेगा अभी देखते हैं। एक तो उसने ये करना है कि उसने फिर सुपर कॉइल्स को ख़त्म करने के लिए डीएनए के जो स्ट्रैंड्स हैं ना उन्हें वो क्लीव करेगा, उसके बाद ख़त्म होगा।
अब दो तरह के टोपोआइसोमरेजेस होते हैं, एक टाइप 1 डीएनए टोपोआइसोमरेजेस होते हैं और एक टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमरेजेस होते हैं। जो टाइप 1 होते हैं ना, उन्होंने स्ट्रैंड को मतलब कट करना है और उसके बाद उसको रीसील भी करना है, और उनको एटीपी नहीं चाहिए होता, बल्कि जब वो कट करते हैं ना तो उसी से जो एनर्जी जनरेट होती है ना, तो उसी एनर्जी को रीसील करने में भी यूज़ कर लेते हैं। और जो टाइप 1 है ना, वो सबसे पहले तो ये देखें, एक इस तरह से अगर निक प्रोड्यूस हुआ है ना हमारे डीएनए स्ट्रैंड के अंदर, तो पहले तो इसको वो ब्रेक करेगा डीएनए स्ट्रैंड को आके, तो टाइप 1 जो, उसके बाद इसको रीसील कर देगा और ब्रेक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो निक था वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब पहले उसने डीएनए को ब्रेक किया, उसके बाद उसको रीसील कर दिया और फिर डीएनए ठीक हो गया, दोबारा अपनी नॉर्मल फॉर्म में चला गया, सुपर कॉइल्स रिलीव हो गया, सॉरी हमने कह दिया। उसके बाद ये बताना है कि डीएनए टाइप 1 टोपोआइसोमरेजेस जो है ना, वो नेगेटिव सुपर कॉइल्स को ख़त्म करते हैं इन द इक्वलाई, और यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को करते हैं ख़त्म। इक्वलाई में सिर्फ नेगेटिव को करेंगे और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सुपर कॉइल्स को करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप 2 डीएनए टोपोआइसोमरेजेस। टाइप 2 का क्या काम है, इन्होंने डीएनए हेलिक्स के साथ बाइंड करना है और स्ट्रैंड को तोड़ना है। अच्छा, अब हमारे पास जो टाइप 1 आइसोमरेज है ना, टोपोआइसोमरेज है, वो क्या कर रहा था कि वो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को तोड़ता है, जबकि टाइप 2 जो है ना, वो दोनों स्ट्रैंड्स को डीएनए के तोड़ेगा, उसके बाद उसमें से पास थ्रू करेगा ब्रेक में से, और उसके बाद रीसील करेगा। और ये एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। और इसमें एक और होता है डीएनए जाइरेज टाइप 2 टोपोआइसोमरेज, जो कि बैक्टीरिया में या प्लांट्स वगैरह में होता है। और वो क्या करता है कि वो नेगेटिव सुपर कॉइल्स को सर्कुलर डीएनए में इंट्रोड्यूस करवाता है। एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा वो, उसके बाद सर्कुलर डीएनए में नेगेटिव सुपर कॉइल्स को इंट्रोड्यूस करवाएगा। उसका क्या फ़ायदा होता है कि जब ये नेगेटिव सुपर कॉइल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है ना, तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं जाके पॉजिटिव सुपर कॉइल्स को इन द डबल हेलिक्स की ओपनिंग में, ठीक है। और ये क्या करता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में स्ट्रैंड सेपरेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद ये बताया हुआ है कि एंटी कैंसर एजेंट्स ने टारगेट करना है टाइप 1 टोपोआइसोमरेजेस को, और ये इटोपोसाइट्स जो हैं उन्होंने करना है टाइप 2 टोपोआइसोमरेजेस को, और जो हैं सिप्रोफ्लेक्सिन जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स है उसने करना है बैक्टीरियल डीएनए जाइरेज को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि है, ये क्वेश्चन को पूछ लेते होते हैं कि हाउ सिप्रोफ्लेक्सिन हेल्प इन किलिंग बैक्टीरिया। तो इसका ये बताना है कि जो सिप्रोफ्लेक्सिन है वो एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, और वो बैक्टीरियल डीएनए जाइरेज जो कि टाइप 2 टोपोआइसोमरेज है उसको अटैक करती है और फिर वो बैक्टीरिया को किल करती है। उसके बाद